विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर 3 वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जा चुके हैं। आज मेरे द्वारा 4th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका विषय मैंने रखा है डिफाइन द रूल ऑफ लॉ। डिफाइन द रूल ऑफ लॉ एंड डॉक्ट्राइन अप्लाइड इन इंडिया। कहने का तात्पर्य है कि हमें विधि के शासन को समझाना है और यह भी बताना है कि क्या विधि के शासन संबंधी सिद्धांत भारत में लागू हैं। आज हम समझेंगे विद्यार्थियों कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू रूल ऑफ लॉ एंड कैन इट अप्लाइड इन इंडिया। क्या यह भारत में उपयोग किया जा सकता है? क्या भारत में इसे अपनाया जाता है? क्या इसके तहत भारत में कार्य किया जाता है? इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ हेडिंग्स मैंने यहां लिख रखी हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू डाइसी के अनुसार सुपरमेसी ऑफ लॉ विधि की सर्वोच्चता, इक्वलिटी ऑफ लॉ विधि के समक्ष समता, लीगल स्पिरिट यानी विधिक प्रबलता। थर्ड, कमेंट ऑफ डाइसी के सिद्धांत पर समीक्षा। रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन लॉ। रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन लॉ। भारतीय विधि के परिप्रेक्ष्य में विधि का शासन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। किसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ? विधि के शासन से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों, अगर विधि के शासन के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मैं उस नाम के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जिन्हें रूल ऑफ लॉ का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले वह विश्वविख्यात व्यक्ति जिसने रूल ऑफ लॉ नामक वर्ड का यूज किया, वो थे मिस्टर कोक। कोक ने अपने जीवन में सर्वप्रथम रूल ऑफ लॉ नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। उनके पहले रूल ऑफ लॉ नामक वर्ड को कोई नहीं जानता था। वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो रूल ऑफ लॉ नामक शब्द को लेकर आए और लोग जानने लगे कि व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ। लेकिन अगर सही मायने में हम इसे बात करें तो सही मायने में इसे अर्थ दिया डाइसी ने। डाइसी ने सही मायने में रूल ऑफ लॉ की एक ऐसी परिभाषा दी जो अर्थपूर्ण थी, जो सही थी। और डाइसी द्वारा जो परिभाषा दी गई उसके संबंध में हम यहां चर्चा करेंगे। तो डाइसी ने यहां 3 बिंदुओं पर इसकी परिभाषा देना उचित समझी थी। ये मैंने आपको बता दिया कि रूल ऑफ लॉ के जो प्रवर्तक थे वो थे कोक, और डाइसी ने इसे परिभाषित किया एक अर्थपूर्ण तरीके से। और किस अर्थपूर्ण तरीके से उन्होंने परिभाषित किया वो यहाँ 3 पॉइंट्स में: सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ और लीगल स्पिरिट। नंबर फर्स्ट, सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी विधि की सर्वोच्चता। रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है कि विधि की सर्वोच्चता होना चाहिए। जब तक विधि की सर्वोच्चता नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ कैसे फॉलो होगा? विधि के शासन का तात्पर्य कैसे निकलेगा? क्या मायने निकलेंगे विधि के शासन के? रूल ऑफ लॉ इट्स मीन्स अबाउट टू सुपरमेसी ऑफ द लॉ। विधि के शासन से तात्पर्य कि विधि की उस स्थान पर सर्वोच्चता होना। तो विद्यार्थियों, आप शायद जानते हो, न जानते हो तो मैं बता देता हूं कि भारत में भिन्न भिन्न तरीके के कानून लागू हैं और उन भिन्न भिन्न तरीके के कानूनों में एक और विशेष कानून है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
यानी कि भारत का संविधान या फंडामेंटल लॉ नाम से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फंडामेंटल लॉ की जब बात चलेगी तो फंडामेंटल लॉ यानी आधारभूत विधि सिर्फ एक ही लॉ को कहकर पुकारती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। भारतीय संविधान को ही आधारभूत विधि नाम से जाना जाता है, अदरवाइज किसी भी लॉ को आधारभूत विधि या फंडामेंटल लॉ के नाम से नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे ऊपर से तात्पर्य भारत की जनता में तो सबसे ऊपर है ही, भारत में जितने भी कानून हैं उन सभी कानूनों में भारत का संविधान सर्वोपरि है और हम उस सर्वोपरि संविधान के कृतज्ञ हैं और उसकी प्रत्येक प्रावधान को मानते हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं मानते। तो डाइसी ने जो पहला पॉइंट दे रखा है सुपरमेसी ऑफ लॉ, इट इज ए कंसीडर बाय इंडिया, भारत ने इसे स्वीकार किया है और भारत में स्वतः सभी जानते हैं कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, यानी सुपरमेसी ऑफ द लॉ इट इज एक्सेप्टेड। इक्वलिटी ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, यह भी मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा और उसमें फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिनमें समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसमें जो सबसे पहला अधिकार दिया है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक, उसमें साफ स्पष्ट लिखा है राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार, और आर्टिकल 14 ये बताता है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। हम तो यहां तक की बात करते हैं और यहां तो केवल एक ही बात कही जा रही है, इक्वलिटी ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, और हम तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, इससे आगे की बात करते हैं। तो ये माना जाता है कि डाइसी का जो सेकंड पॉइंट है इट इज एक्सेप्टेड बाय इंडिया, यानी कि डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ के पॉइंट बताए हैं दोनों पॉइंट एक्सेप्टेड है। लीगल स्पिरिट, विधिक प्रबलता विधिक प्रबलता की अगर बात करें तो ये भी भारत में एक्सेप्टेड है, क्योंकि विधिक प्रबलता से तात्पर्य कि विधि के प्रति सभी का विश्वास होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रति सभी का विश्वास है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान मात्र संविधान नहीं है, ये कसौटी है प्रत्येक कानून को परखने की, प्रत्येक कानून इसी के तहत परखा जाता है, तब वो कानून मान्य होता है, अन्यथा नहीं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के लिए जो 3 पॉइंट दे रखे हैं वो तीनों पॉइंट भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वीकार हैं, और ऐसी परिस्थितियां हैं भारत में जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट भारत में है। ठीक, कमेंट ऑन डाइसी। लेकिन अगर हम डाइसी के मत की पूरे तरीके से समीक्षा करें तो समीक्षा करने पर कहीं कुछ थोड़ी सी त्रुटि उसमें मिलती है। क्या त्रुटि मिलती है विद्यार्थियों? डाइसी ने जो मत दिया है, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट लिया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फॉरेन पर लिया गया है, और यह मत तभी कामयाब होगा जबकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां इसका मूल आधार है। इन तीनों ही तरह की गतिविधियों के आधार पर इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं, और ऐसा होना भारत में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी कभी ये सब लगता है कि डाइसी का जो मत है, जो सिद्धांत है, उसे पूरी तरीके से भारत में पालन नहीं कराया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन लॉ,
ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी इलेबोरेट कर दिया है कि भारत में रूल ऑफ लॉ स्वतः ही लागू है, लागू कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डाइसी ने जो 3 पॉइंट दिए हैं वो तीनों पॉइंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में विधि का शासन लागू है। विधि से ऊपर, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।